नमस्कार दोस्तों, एके इलेक्ट्रिकल क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अरुण प्रजापति आपके लिए लाया हूँ बिल्डर टेट की क्लासेस। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपसे भी एक भी क्लास मिस ना हो। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा जलने की संभावना सबसे अधिक होती है? आईओएफ अप्रेंटिसशिप फिटर 2017 का क्वेश्चन है। पहला है रूट गैप काफी कम होना, दूसरा है यात्रा गति काफी तेज होना, तीसरा है रूट फेस काफी छोटा होना और चौथा है उपरोक्त सभी। ठीक है दोस्तों, तो जो रूट गैप होती है, रूट गैप जहां पर बिल्डिंग हमको करना होती है, दो धातु के बीच की वह दूरी जहां पर हमको वेल्डिंग करना होती है वो क्या कहलाती है? रूट गैप कहलाती है। मैं आपको इमेज के थ्रू बताता हूं। हमारे पास एक वर्क पीस है, हमारे पास एक वर्क पीस है दोस्तों। इन दोनों के बीच की जो गैप रहेगी, इन दोनों के बीच की जो गैप रहेगी वो क्या कहलाएगी दोस्तों? रूट गैप। रूट गैप। और तीसरा समझ है रूट फेस। जो ये यहां से इसकी जो मोटाई है उसको कहेंगे रूट फेस। ठीक है ना दोस्तों? रूट गैप क्या होता है? जो दो धातुओं के बीच की जहां पर अपने को वेल्डिंग करना है वो होती है रूट गैप। और रूट फेस क्या होता है? वो कितनी मोटाई से करनी है। यहाँ यदि इसकी मोटाई रूट फेस यदि यहां से रहेगा दोस्तों तो क्या रहेगा? हमारे जलने की संभावना सबसे अधिक है, क्योंकि ये पतला हो जाएगा, ये बहुत थीन हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर सबसे जलने की संभावना सबसे अधिक रहेगी। तो रूट फेस काफी छोटा होगा तो जलने की संभावना सबसे अधिक होगी। तो दोस्तों इसमें एक और चीज मैं बता देता हूं, जो ये रूट गैप यहां से यहां तक है और यहां से यहां जो एंगल बन रहा है, ठीक है ना, वो बेवेल बेवेल एंगल कहलाता है। और ये जो पूरा एंगल बन रहा है वो इंक्लूडेड एंगल होता है। समझ में आया होगा दोस्तों आपको? ठीक है ना? तो सबसे ज्यादा जलने की संभावना कब होगी? जब रूट फेस हमारा काफी छोटा होगा, तब जलने की संभावना सबसे अधिक होगी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेल्डिंग प्रक्रिया के प्रयोजन हेतु हाथ से की जाने वाली धातु आर्क वेल्डिंग विधि के साथ वेल्डिंग मापकों के मापन के दौरान वेल्डिंग इंस्पेक्टर वोल्टेज को मापेगा। वेल्डिंग मापों के मापन के दौरान वेल्डिंग इंस्पेक्टर वोल्टेज को मापेगा। आरआरबी अजमेर एएलपी 2004 का क्वेश्चन है। पहला है यथासंभव वेल्डिंग आर्क के निकट, सेकंड है वेल्डिंग केबल पर कहीं पर भी, सी है वेल्डिंग संयंत्र पर हमेशा वोल्टेज मीटर से, चौथा है यथासंभव वेल्डिंग टर्मिनल के निकट पर। तो जो हम जब वेल्डिंग करते हैं दोस्तों तो वेल्डिंग करते समय क्या निकलती है? आर्क निकलती है। और आर्क वोल्टेज पे डिपेंड करती है। यदि हमारा वोल्टेज अधिक रहेगा तो आर्क ज्यादा प्रोड्यूस करेगी। ठीक है ना दोस्तों? तो हमको जब भी वोल्टेज नापना रहेगा तो हम कहां पर नापेंगे? वेल्डिंग आर्क के निकट नापेंगे। ठीक है दोस्तों? तो क्या होता है? करंट, वेल्डिंग मशीन में करंट भी होता है, वोल्टेज भी रहता है। ठीक है दोस्तों? तो जो करंट रहता है ना दोस्तों, वो क्या करता है? ये हमारा जैसे वर्क पीस है, ये हमारा वर्क पीस है। अब हमको यहाँ पर वेल्डिंग करना है। मान लीजिए यहाँ पर वेल्डिंग बनना है। यदि हमारा करंट ज्यादा रहेगा तो वो क्या गहराई को अच्छे से फील कर पाएगा। तो करंट हमेशा किसको करता है? गहराई पे डिपेंड करता है। यदि कितना गहरा करंट ज्यादा रखेंगे तो अपनी अधिक गहराई तक वेल्डिंग कर सकता है। और वोल्टेज अधिक रहा तो वो लंबाई पे डिपेंड करता है। यदि लंबा वेल्डिंग करना है आपको तो वो उस पर वोल्टेज ज्यादा रखना पड़ेगा। जिस प्रकार हम वोल्टेज कैसे चेक करते हैं? यदि हम ये जैसे वर्क पीस है, शुरू में हम जब वेल्डिंग चालू करते हैं तो हम यहाँ पर उसको टच करते हैं, होल्डर को, वेल्डिंग रॉड को टच करते हैं। वेल्डिंग रॉड को टच करते हैं तो यदि वोल्टेज कम रहेगा तो ये यहाँ पर नहीं होगी वेल्डिंग। क्यों नहीं होगी? क्योंकि वोल्टेज कम है। वेल्डिंग मशीन के लिए वोल्टेज शुरू में 70 से 100 वोल्ट तक रहना चाहिए दोस्तों। ठीक है? उसके बाद तो 20 वोल्ट से 50 वोल्ट तक भी वेल्डिंग मशीन चल जाती है। आपको समझ में आया होगा। ठीक है ना? वेल्डिंग आर्क के निकट में ही वोल्टेज को नापेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों फ्लैश बर्न है आरआरबी सिकंदराबाद 2010 में पूछा गया क्वेश्चन। पहला है गंभीर सनबर्न का दूसरा नाम। सेकंड है अनावृत स्किन के संपर्क में वेल्डिंग आर्क द्वारा जलना। थर्ड है वेल्डिंग आर्क द्वारा पराबैंगनी किरणों के कारण आंखों की जलन। और चौथा है दोस्तों वेल्डिंग आर्क के बहुत अधिक गर्म हो जाने के कारण उपकरणों और कपड़ों का नुकसान होना। फ्लैश बर्न वो होता है जब वेल्डिंग आर्क द्वारा पराबैंगनी किरणों के कारण आंखों में जलन होती है, वही फ्लैश बर्न होता है। फ्लैश बर्न होने के बाद क्या होता है दोस्तों, अपनी आंखों में जलन होती है और आंखों से पानी भी निकलता है। आंखों से जो आपको लगता होगा कभी कभी कि जैसे रेत के कण लगते हैं पलक के नीचे, उसको क्या बोलते हैं, आई आर्क का कारण बनते हैं। ठीक है, पराबैंगनी किरणें जब वेल्डिंग करते हैं तो पराबैंगनी किरणें निकलती है, उससे क्या होता है, आई आर्क नाम की एक समस्या उत्पन्न हो जाती है, जिससे कि अपन रात में ऐसा लगता है कि अपने आंखों में रेत हो। आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आर्क वेल्डिंग के उपकरणों को किस अवस्था में उपयोग में नहीं लाना चाहिए? आरआरबी सिकंदराबाद 2001 का क्वेश्चन है। जब वे गीली जमीन पर रखे हो, प्रकाश के अभाव में हो, जब कोई उनके पास खड़ा हो, या कि जहां वेंटिलेशन की सुविधा ना हो। तो दोस्तों इसमें आपको सीधा सीधा दिख रहा होगा कि जब वे गीली अवस्था में जमीन पर रखे हो तो उनका यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सभी इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड चीजें होती है। यहाँ पर करंट का मामला रहता है दोस्तों यहाँ पर, इसीलिए जब गीली जमीन पर रखा रहेगा तो हमको करंट लग सकता है या गंभीर चोट भी आ सकती है। हालांकि इन चारों में प्रकाश के अभाव में भी नहीं यूज करना चाहिए, जब उसके पास कोई खड़ा हो तब भी नहीं यूज करना चाहिए, जब वेंटिलेशन की सुविधा नहीं हो वहां पे भी नहीं करना चाहिए। यदि यहाँ पर उपरोक्त सभी होता तो हम उपरोक्त सभी पर आंसर को क्लिक कर दे, पर अभी हमारे पास चारों है पर एक दिया हुआ, जब वे गीली जमीन पर रखे हो तब हम उनका यूज नहीं करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेंडरों, रेगुलेटरों और रबड़ की नलिकाओं में किसका प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए? आरआरबी सिलीगुड़ी एलबी 2014 का क्वेश्चन है। पहला है रिंच, सेकंड है टेफ्लॉन टेप, थर्ड है डिटेक्टर और फोर्थ है तेल। तो सिलेंडर, रेगुलेटर और रबड़ की नलिकाओं में हमको क्या यूज नहीं करना चाहिए? सीधा सीधा हमको तेल यूज नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? यदि हम रेगुलेटर या रबड़ की नली में यदि तेल उसके ऊपर, रिंच से किस काम में आता है दोस्तों? कोई भी नट ढीला हो या उसे कसने के काम में आता है। टेफ्लॉन टेप, जहां पर थ्रेड थोड़े ढीले रहते हैं वहां पर टेफ्लॉन टेप लगाकर उसको टाइट करा जाता है। लीक डिटेक्टर क्या करता है? जहां पर गैसें लीक हो रही है उसको डिटेक्ट करता है और बताता है कि यहाँ से गैस लीक हो रही है, उसको कहते हैं लीक डिटेक्टर। ठीक है ना। तो हमारा तेल का वहां पर कुछ भी यूज नहीं है। यदि तेल यूज भी करते हैं तो यदि हम कुछ वेल्डिंग कर रहे हैं या कुछ गर्म होगा तो वहां क्या होगा, तेल जलेगा और इससे बड़ा हादसा हो सकता है। इसके लिए अपना सही आंसर क्या है? तेल को यूज नहीं करना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अच्छी वेल्डिंग प्रक्रिया के लिए इलेक्ट्रोड टिप और कार्य के बीच की दूरी होनी चाहिए। अब कितनी दूरी होनी चाहिए? 1 से 2 mm, सेकंड है 4 से 6 mm, थर्ड है 3 से 4 mm और फोर्थ है 2 से 3 mm। तो दोस्तों ये जैसे हम देखते हैं कि हमारा एक वर्क पीस है, हमें इसको यहाँ पर वेल्डिंग करना है। तो वो पूछ रहा है कि इसको उसने बोला है कार्य और ये है इलेक्ट्रोड टिप। ठीक है ना दोस्तों। तो हमको इसके और इसके बीच की दूरी कितनी रहना चाहिए? इसके और इसके बीच की दूरी 4 से 6 mm रहना चाहिए। ऐसा क्यों दोस्तों? यदि पास रहेगा तो ये क्या कर देगा, इसको जला देगा अच्छे से। जहां पर हमने वो वेल्डिंग करना है वहां पर ये फुलफिल नहीं कर पाएगा, और यदि दूर रखेंगे तो वो वेल्डिंग ही नहीं ले पाएगा दोस्तों, वेल्डिंग आर्क ही नहीं प्रोड्यूस कर पाएगा, वेल्डिंग आर्क नहीं प्रोड्यूस कर पाएगा। इसलिए हमारा सही आंसर क्या है? 4 से 6 mm की दूरी पर होना चाहिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेक फायर की स्थिति में डीए सिलेंडर के अंदर आग लग जाती है, तो इस स्थिति में आप पहली कार्रवाई क्या करेंगे? तो डीए सिलेंडर क्या होता है दोस्तों? पहले डिसॉल्व एसिटिलीन सिलेंडर की बात कर रही हैं, जहां पर कि अपन गैस वेल्डिंग में इसका यूज करते हैं।
गैस वेल्डिंग में इसका यूज करते हैं। पहला है तुरंत अनुदेश को सूचना, पानी के छिड़काव से सिलेंडर को ठंडा करना, सबसे पहले ब्लो पाइप के एसिटेशन वाल्व को बंद करना, सबसे पहले ब्लो पाइप के ऑक्सीजन वाल्व को बंद करना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बैकफायर। बैकफायर मतलब कि उसकी नली में पीछे की ओर आग चली जाती है दोस्तों। ये कब स्थिति पैदा होती है, यदि हम लगातार उसकी वेल्डिंग टिप से वेल्डिंग कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है, वो अधिक गर्म हो जाती है। अधिक गर्म होने के कारण क्या होता है, ये उसकी वेल्डिंग टिप है। यदि इससे बहुत देर तक हम वेल्डिंग करते रहे तो इसकी क्या है, ये वेल्डिंग टिप ये गर्म हो जाती है। तो गर्म हो जाती है तो क्या होता है, ये आग अंदर की तरफ जाती है, अंदर की तरफ चली जाती है। तो इससे क्या होता है, बैकफायर उत्पन्न होता है। बैकफायर उत्पन्न होता है तो ऐसी आवाज आती है जैसे कि नली फटने वाली हो, और वापस से एकदम ये बंद हो जाती है और फिर से फायर उसका चालू हो जाता है, तो एकदम फट करके आवाज आती है। तो ये किसका है, वो बैकफायर है। तो ये किसके कारण होता है, ये ज्यादा गर्म होने के कारण होता है। तो इससे क्या करेंगे, हम सबसे पहले पानी के छिड़काव से सिलेंडर को हम ठंडा करेंगे ताकि बैकफायर की आवाज कम हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकस्मिक ताप परिवर्तन ज्ञात करने हेतु किसका प्रयोग करते हैं। आरआरबी इलाहाबाद एएलपी 2008 का क्वेश्चन है। पहला है पायरोमीटर, सेकंड है हाइड्रोमीटर, तीसरा है तापमान सूचक क्रेयॉन, और चौथा है वेंचुरीमीटर। ठीक है दोस्तों, तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि इन चारों का क्या क्या यूज है, तभी आप बता सकते हैं कि आकस्मिक ताप परिवर्तन ज्ञात करने तो किसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, पायरोमीटर। पायरोमीटर क्या करता है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आकस्मिक ताप परिवर्तन ज्ञात करने हेतु तो किसका प्रयोग करते हैं। आरआरबी इलाहाबाद एएलपी का क्वेश्चन है 2008 का। पहला है पायरोमीटर, सेकंड है हाइड्रोमीटर, थर्ड है तापमान सूचक क्रेयॉन, और फोर्थ है वेंचुरीमीटर। तो दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि पहले तो ये चारों है क्या और किस काम में आते हैं, तभी आप इसका सही आंसर दे पाएंगे। तो हमारा ये पायरोमीटर, पायरोमीटर क्या होता है, ये दोस्तों टेम्परेचर डिटेक्ट करता है, दूर से किसी भी वस्तु का टेम्परेचर डिटेक्ट कर लेता है। जैसे कि वात्या भट्टी या भट्टी होती है जहां पर बड़े बड़े प्लांट रहते हैं, वहां पर आग का काम रहता है, वहां पर पायरोमीटर से टेम्परेचर चेक करते हैं, वो दूर से ही बता देता है कि इसमें कितना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। हाइड्रोमीटर क्या होता है दोस्तों, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी बताता है या रिलेटिव डेंसिटी बताता है। ये बताता है कि कौन सी चीज पानी में डूबेगी या नहीं डूबेगी, यह कौन बताता, हाइड्रोमीटर। और वेंचुरीमीटर क्या बताता है दोस्तों, वेंचुरीमीटर वो होता है जो किसी भी फ्लूइड का फ्लो रेट बताता है, मतलब वो कितने मीटर पर सेकंड से बह रहा है, वो उसको क्या बताता है, वेंचुरीमीटर बताता है। जैसे शहद डोला आपने तो वो कितने धीरे धीरे चलता है, पानी डोला तो उससे तेज चलेगा, तो इनकी गति बताने का काम कौन करता है, वेंचुरीमीटर। ठीक है दोस्तों, और यदि अचानक ताप परिवर्तन ज्ञात करना है तो किसका यूज करेंगे, तापमान सूचक क्रेयॉन का। ये मेरा मार्कर देख रहे हैं, इस प्रकार के अलग अलग आते हैं, किसी किसी का 55 डिग्री सेल्सियस का भी आता है दोस्तों, 100 डिग्री सेल्सियस का आता है, और बड़े बड़े भी आते हैं। इससे क्या होता है, यदि हमें किसी वर्कपीस को गर्म करना है, वर्कपीस को गर्म करना है, तो उसके लिए अब अपने को पता नहीं कि इस टिप को अपन कितनी देर यहाँ पर गर्म करेंगे तो कितना टेम्परेचर होगा। तो इसके लिए क्या रहता है, इस मार्कर जैसा रहता है दोस्तों, क्रेयॉन सूचक, तापमान सूचक क्रेयॉन। तो उसको क्या करते हैं हम यहाँ पर इस प्रकार उसे लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये जिसका भी जैसे 55 डिग्री सेल्सियस का मान लेते हैं अपन, इसको यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर दी और हम अब इसको गर्म कर रहे हैं। तो जब 55 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर पहुंच जाएगा तो इसका ये क्या होगा, यहाँ पे ये जो लाइन खींची थी ये मिट जाएगी। तो इससे क्या सूचक होगा कि यहाँ अपना 55 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच चुका है। ठीक है, इसलिए इसका यूज, तापमान सूचक क्रेयॉन का यूज ऐसा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। देखो, तापमान सूचक क्रेयॉन का रंग बदलने की प्रक्रिया समय कितना होगा, कितना होगा। फर्स्ट है 1 सेकंड से 2 सेकंड, बी है 10 सेकंड, सी है 20 सेकंड, और डी है 15 सेकंड। तो इसका क्या होता है, 1 से 2 सेकंड में ये आपको रिजल्ट दे देता है। ठीक है ना, पर रूम टेम्परेचर पे रखोगे तो नहीं देगा, है ना, एकदम जब गर्म करेंगे तब ही देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनुअल मेटालिक आर्क वेल्डिंग प्रक्रिया में उच्च धारा से आर्क की लंबाई प्राप्त होती है। आरआरबी गोरखपुर एएलपी में पूछा गया क्वेश्चन है। फर्स्ट है ज्यादा, सेकंड है औसत, थर्ड है कम और फोर्थ है स्थिर। तो दोस्तों आर्क, अभी मैंने बताया था कि यदि आपका यदि उच्च धारा मतलब करंट ज्यादा रहेगा, करंट ज्यादा रहता है तो जो वेल्डिंग करते हैं तो वो वेल्डिंग क्या गहराई तक होती है, ठीक है ना, गहराई तक वेल्डिंग करता है यदि उच्च धारा है। यदि वोल्टेज ज्यादा हुआ तो लंबाई ज्यादा रहेगी। आप ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, है ना। इसमें क्या रहेगा, उच्च धारा लिखा हुआ है तो उच्च धारा हमेशा गहराई को डिनोट करता है। यदि आपका करंट ज्यादा है तो गहराई तक वेल्डिंग करेगा, और यदि आपका वोल्टेज ज्यादा है तो वो लंबाई में ज्यादा करेगा, ठीक है ना। तो आर्क की लंबाई क्या प्राप्त होगी, इसमें कम प्राप्त होगी। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों जय हिंद। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।